गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं हम एक नई हंसी खुशी के साथ में। ठीक है, हंसना सबसे अच्छा रहता है सभी के लिए। ठीक, तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था आपके पास में कि आपका जो क्या था, फैराडे के नियम थे, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल करे थे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल आपको बताया था आपका प्राइमरी सेल का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और आपके पास में मैंने बताया था प्राइमरी सेल होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी सेल होता है, तीसरे आ जाता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में ईंधन सेल। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपके पास में, ईंधन सेल। और हम संचारण के बारे में भी पढ़ेंगे कि संचारण क्या होता है आपके पास में। वैसे आपने संचारण 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आपने ये तो आपको अगर नॉर्मली हम बताएं ना, आपको पता होगा संचारण के बारे में। जैसे मैंने बोल दिया ना कि लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये संचारण है। ये तो आपको पता है भाई कि संचारण क्या होता है आपके पास में। अब आप बोलोगी कि संचारण, अब आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, कि क्या याद आ रहा होगा कि जब हमने क्या पढ़ा था, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था किस चीज के बारे में। जब आपने सीरीज पढ़ी थी ना, तो सीरीज में आपने क्या पढ़ा था कि आपने उसके 7 उपयोगिताएं पढ़ी थी। 7 उपयोगिताएं जब आपने पढ़ी थी तो उसमें से एक उपयोगिता थी कि उनकी क्रियाशीलता के कि तत्व जितने ऊपर होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, इतनी अधिक होती है। नीचे जाने पे क्या हो जाती है, क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्रियाशीलता भी क्या हो रही है। तो इसका मतलब कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्रियाशीलता की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, थोड़ा सा था, पढ़ लिया हमने, रिवीजन भी कर लिया। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो देख के जाओ, देख के मतलब डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको बिल्कुल लेक्चर बाय आपको 1 2 3 इस टाइप से आपको क्या दे रखे। हमारे जो कंप्यूटर मास्टर है ना, उन्होंने आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रखी है, तो आपको भी क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास में क्या है कि आप जब भी आते हो ना, एक बार आपने क्या करना है कि पहले आप पिछली जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है उनको जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में पिछली क्लासेस से बहुत सारा चीज यहाँ पे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल अभी जैसे किसी ने अभी ज्वाइन करा तो उसको कुछ समझ में, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि जितने अच्छे से हमने क्या कर रखी है, मेहनत कर रखी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर ईंधन सेल के बारे में। तो ईंधन सेल आपके पास में क्या होता है, मैंने बताया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको कि ईंधन सेल क्या है, यह सामान्य सेलों से अधिक उपयोगी क्यों होता है। एक और चीज कि आपके पास में जो सेल होते हैं, सबसे पहले अगर आप किसी सेल की, मतलब अगर किसी नॉर्मली शॉप में जाओ तो आप वहां पे बोलो कि मुझे सेल चाहिए। ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे कि एक सेल तो आपके पास में क्या है, 150 रुपये का है। ठीक है, अब किसी को ना वो वाला मीम याद आ रहा होगा, 150 रुपया देगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या है कि एक बोलेगा आपको, आपके पास में कि ये सेल आपका 150 रुपया का है। ठीक है, दूसरा बोलेगा ये सेल आपके पास में 7-8 रुपए का मिलता है शायद से। ठीक है, तो आप कौन सा लेना प्रेफर करोगे। ठीक है, एक सेल तो क्या है आपके पास में, एक सेल क्या है जो एक वन टाइम यूज है, जिसका एक ही टाइम यूज होगा। ठीक है, प्राइमरी सेल है। दूसरा सेल आपके पास में जो 150 रुपया वाला है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो चार्जिंग वाला सेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसको एक बार यूज करा, दोबारा चार्ज, पुनः क्या करा, चार्ज करके दोबारा यूज कर लिया। इस तरीके से जब तक चल रहा है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, काम चला सकते हो। ठीक, अब क्या होता है कि आपके पास में हमारी जनरली मेंटल जो थॉट होती है वो क्या होती है कि जितना कम पैसा खर्च हो हमें उतनी खुशी मिलती है। ठीक है, चाहे आप सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल हम सोचे कि आपके पास में हमने ले लिया, एक सेल लिया हमने। ठीक है, वो सेल चला हमारा 2 हफ्ता। ठीक, और हमने इसी तरीके से एक साल में कितने सेल ले लिया आपके पास में, ले लिया हमने, अगर हम 10 सेल भी लेते हैं, ठीक है, एक साल तो नहीं, अगर हम 6 महीने में, ठीक है, 6 महीने लेते हैं, 6 महीने में अगर हम 10 सेल लेते हैं तो 7 रुपए के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 20 लेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, ये तो मैथ्स जनरली है। ठीक है, 140 हो जाएगा। अब उसमें हमने सेल कितनी बार चेंज कर दिया, 20 बार। 20 बार के लिए हमें दुकान में भी बार बार जाना पड़ेगा, आना जाना हो जाएगा। अब क्या होता है कि पहले आपके पास में भी कुछ टाइम तक सेल कितने रुपए में मिल रहे थे, 4 रुपए में मिल जाता था, 5 रुपए में भी। अब धीरे धीरे कीमत बढ़ रही है ना, अब शायद 9 या 10 रुपए का है, 10 या 11 रुपए ऐसी है, मुझे ध्यान नहीं है। अभी मैंने कुछ महीने पहले लिया था तो तब 9 रुपए का था तब। ठीक है, तो अब शायद बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही। ठीक है, अब आपने उसी की जगह आपने एक सेल ले लिया, गारंटी वाला ले लिया, 150 रुपया वाला। ठीक है, उसमें तो क्या थी, वन टाइम आपने खर्च कर दिया, एक बार खर्च कर दिया, वो चलेगा, उसकी 2 साल की गारंटी है।
अब आप वो वाला सेल लेना प्रिफर करोगे या आप 7 रुपए वाला लोगे? तो जनरली हम क्या करेंगे 7 रुपए देंगे और बोल देंगे चल भाई कि हमें क्या पता काम ना पड़े, कब काम पड़े, तो हमें आप 7 रुपए वाला दो, हमें 150 रुपया खर्च नहीं करना है। तो हमारी जो मेंटल थॉट होती है वो यही होती है कि कम पैसा खर्च करें, जितना कम हो पैसा हम क्या करें, खर्च करें। अब यहाँ पे सेल की बात करते हैं, तो सेल के अगर हम उपयोगिता की बात करें, अगर हम उनकी विशेषता की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेल क्या हो, कम हो, मतलब सॉरी जिनके पैसे क्या लगे, जिनमें हमें क्या करना पड़े कि पैसे कम देना पड़े। एक तो ये हो गया कि हम मतलब जनरली हम क्या सोचेंगे कि हमें क्या करना है, पैसा कम देना है। दूसरी चीज जो ज्यादा टिके, ठीक है, तो ईंधन सेल भी आपका इस प्रकार से है, वो क्या होता है, कम पैसा होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेल को तो आप एक बार यूज करके आप गया ना आपके 7 रुपए गए, सेकेंडरी में आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्चा देना पड़ता है। तो हम सोचते हैं यार उस बारे में, सोचना पड़ता है, उसके बारे में लेने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज ईंधन सेल, ईंधन सेल क्या होता है, मिड में होता है, ठीक है, प्राइमरी सेल से अच्छा होता है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं मतलब ये मिड में होता है, ठीक है, ना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ना ज्यादा ही चीप होता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी ईंधन सेल होता है, फ्यूल सेल होता है, वो हमारे पास में क्या होता है, इसमें हमारा पैसा भी कम लगता है, जिसका जो यूज होता है वो लॉन्ग टाइम, ज्यादा लॉन्ग टाइम तो नहीं पर प्राइमरी सेल से तो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम थोड़ा ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे, देख लेते हैं ईंधन सेल क्या होता है, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। चलो ईंधन सेल, फ्यूल सेल, तो ईंधन सेल आपके पास में क्या है कि वे सेल जो किसी ईंधन के दहन, क्या हो रहा है यहाँ पे, ईंधन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस में परिवर्तित करते हैं, आपके पास में ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। क्या कर रहे हैं हमारे पास में कि वे सेल जो किसी ईंधन के द्वारा, ठीक है, ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, आपके पास में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है आपके पास में, ईंधन सेल। एक नंबर तैयार, ठीक है, कि क्या करता है ईंधन सेल, कि किसी क्या है आपके पास में कि किसी ईंधन के दहन से, ईंधन है तो ईंधन के दहन से जो यहाँ पे उत्पन्न ईंधन द्वारा दहन, सॉरी ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, जो ईंधन के दहन के द्वारा यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, आपके पास में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। क्लियर, आगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे खोजकर्ता और नाम वगैरह आप लिखना होगा, अगर नॉर्मली तो वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अपनी नॉलेज एज अ नॉलेज हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में जो रोज बेकन है, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में जो सर्वप्रथम इसकी खोज किसने करी थी, रोज बेकन ने करी थी, 1959 में की थी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, बेकन सेल भी कहते हैं। इसके इन्होंने करी थी खोज, तो उनके नाम पे क्या पढ़ते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, बेकन सेल भी कहते हैं। इन सेलों में किसी ईंधन का, ठीक है, निम्न प्रकार से दहन किया जाता है, जिससे निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप आपके पास में क्या हो जाती है, निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप में आपके पास में निम्न अभिक्रिया क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हुई इतनी बात आपको? तो यहाँ पे आपके पास में क्रिया किस प्रकार से होगी, ये होगी आपके पास में कोई क्या है, ईंधन है, ठीक है, तो ये ले लिया हमने यहाँ पे H2, ठीक है, फिलहाल 2 को हम पे यहाँ से हटा देते हैं, हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, H2 प्लस O2, ठीक, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाता है आपके पास में 2H2, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपका ये लगा दोगे 2, और प्लस यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाती है, ऊर्जा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यही रिएक्शन है। अब आप बोलोगे ये तो क्या है, ये तो आप क्या बता रहे हो, हमें जल बता रहे हो, ठीक है, जल की रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपके पास में, H2 बन जाएगा, H2 क्या होता है, जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बोला गया है सॉरी, कि ईंधन के दहन से उत्पन्न जो ऊर्जा है, ये वाली ऊर्जा, इसको हम रासायनिक ऊर्जा में किससे कन्वर्ट करते हैं, ईंधन सेल के द्वारा हम किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुई बात? तो अभिक्रिया इसमें यही है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि वे सेल जो किसी ईंधन के दहन द्वारा जो उत्पन्न यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, आपके पास में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। दूसरा, इनकी खोज सर्वप्रथम रोज बेकन ने की थी, ठीक है, 1959 में की थी, इसीलिए इन्हें बेकन सेल भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको सन याद ना रहे तो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा अपने आप को क्या बनाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, ठीक है, मतलब टीचर्स को ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो है इस बच्चे में,
ठीक है, आपकी कॉपी देख के। तो क्या कर लेना, आप यहाँ पे इनके खोजकर्ता का नाम लिख देना, दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या लिख देना, इन्हें बेकन सेल भी कहते हैं, ये लिख देना। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक, बाकी ये लाइन तो आपको याद करनी है कि इन सेलों में किसी ईंधन का निम्न प्रकार से दहन किया जाता है जिससे निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न अभिक्रिया उत्पन्न होती है। अब आप बोलोगे कि आपने लिखा है यहाँ पे, अब हमें बोल रहे हो कि लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर मैं बोलूँ कि ये, ठीक है, ये आपको क्या करना है, ईंधन सेल के बारे में पढ़ना है। कुछ बच्चों को ये याद हो जाएगा और कुछ को ये वाली लाइन ही याद नहीं होगी कि 1959 में रोज बेकर ने इसकी खोज करी थी, तो वो इसमें अपना 10-15 मिनट जरूर खराब कर देगा। ठीक है, इसकी मैं 100% गारंटी देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, वो अपना 10-15 मिनट खराब करेगा। उसके बाद वो क्या होगा, बोलेगा अरे याद ही नहीं हो रहा है, फिर क्या करेगा, थोड़ा सा रेस्ट लेने जाएगा, आधा घंटे का रेस्ट बोल के 2-3 घंटे में मस्त चिल मार के और चैटिंग वगैरह, फ्री फायर, पबजी वगैरह खेल के आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जितना आसानी से आपको याद हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर जितनी आसानी से आपको याद हो तो आप उसे याद करो, दिमाग में मतलब याद करो, मतलब सीखो उससे एज अ नॉलेज। या आपके पास में, आपको तो सबसे ज्यादा एग्जाम का प्रेशर होगा कि भाई एग्जाम में आएगा तो लिखना है। ठीक है, उतना ही, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे ना, अगर आप कहीं पे जाओ और आप बोलो मेरे पास 12th में साइंस थी, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया साइंस से रिलेटेड, कुछ हल्की बुल्की बात भी पूछ ली और आपको नहीं पता है, तब आप क्या करोगे, थोड़े से ऐसी फीलिंग आ जाती ना वहाँ पे कि बेइज्जती हो गई यार। ठीक है, तो वो बेइज्जती नहीं करानी है, बेइज्जती नहीं करानी है। ठीक है, चलो फालतू की बातें नहीं करते हैं, यहाँ पे काम की बातें करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेना है, लिख लेना है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपके पास में क्या है कि ईंधन सेलों में के अधिक उपयोग होने के निम्न कारण है। ठीक है, ईंधन सेल का उपयोग अधिक क्यों हो जाता है? सबसे पहले ईंधन सेलों की जो दक्षता होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है। दक्षता मैंने आपको बता दिया कि इनका जो यूज होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ईंधन सेल पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी चीज है कि ये सबसे मेन तो हमारे पास क्या है, अपना आसपास का आवरण है ना, हमारा पर्यावरण, वो जब सुरक्षित रहेगा तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसी से रिलेटेड तो हमारे पास हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, नए नए इनोवेशन करते हैं भाई, नई नई क्या करते हैं, खोज वगैरह करते रहते हैं कि हमारे जो पर्यावरण को हो उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ईंधन सेलों को लगातार बिना रुके लंबे अवधि तक प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। जो आपके पास में ईंधन सेल है, इनका उपयोग आप ये भी लिख देना आप, ठीक है, कि इनका उपयोग आप किस में करते हो, अंतरिक्ष यानों में करते हो। ठीक, क्लियर हुई बात कि सबसे पहले आपके पास में इनका यूज क्यों सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ईंधन सेल की जो दक्षता होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसकी अपेक्षा में? प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की बात की जा रही है। दूसरा, ईंधन सेल पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। तीसरा क्या है आपके पास में कि जो ईंधन सेल होते हैं वो लगातार बिना रुके लंबे अवधि तक क्या होते हैं, प्रयोग में आते हैं। इसीलिए इनका यूज किसमें किया जाता है, अंतरिक्ष यानों में इनका यूज किया जाता है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने वाला, हल्का फुल्का थ्योरी पार्ट है। ठीक है, दूसरी चीज अब यहाँ पे आपके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे आपका संचारण के बारे में। ठीक है, ईंधन सेल में उतना ही है। ठीक है, फिलहाल ज्यादा आएगा तो 2 नंबर में पूछ लेगा, ज्यादा ही होगा तो 3 नंबर में पूछ लेगा। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास में संचारण, क्योंकि संचारण आपने क्या पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है। 10th क्लास में आप क्या पढ़ते हो कि किसी वस्तु में जंग लगना संचारण, यही तो पढ़ते हो आप, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है कि संचारण क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, एज एनोड में किस प्रकार से ये इसकी क्रिया होती है, एज कैथोड पे किस प्रकार से होती है, या सेल रिएक्शन इसकी किस प्रकार से बनती है। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन आएगा आपके पास में संचारण क्या है और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो संचारण क्या है आपके पास में कि किसी धातु में, ठीक है, मंद गति से होने वाली वह रासायनिक क्रिया जिसमें किसी धातु की जो बाहरी सतह होती है वो विशिष्ट वातावरण के संपर्क में आने से कलुषित, ठीक है, डिस्ट्रॉयड होकर धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, क्षय होने लग जाती है या नष्ट होने लग जाती है। जैसे आपको मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई, जब उसकी उपयोगिताएं आपको बताई गई होगी तो उसमें आपको जरूर बताया गया होगा। ठीक है, कि आपके पास में अगर हम एक लोहे को, ठीक है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें जो सबसे ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास में क्या था, लिथियम थे, बेरियम थे, इस प्रकार से एलिमेंट्स है ना। तो आपको मैंने बोला भी था कि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करनी है। तो जो सबसे ऊपर के एलिमेंट्स है वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं।
ठीक है। नीचे आने आने पर उनकी क्या हो जाती है, क्रियाशीलता क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके पास में किसकी, लोहे की बात करें, अगर हम एक उदाहरण को समझे तो आप इसे आप अपने घर में भी कर सकते हो। किस प्रकार से, आपने एक लोहा लिया, ठीक है, आपने क्या लिया है, लोहा, या आपके पास में अगर कोई गांव वगैरह में होगा तो उसे कुदाल और दराती के बारे में वो जरूर जानता होगा। या लोहा तो आपको, यार लोहा तो नॉर्मली, ठीक है, लोहा तो आपको पता ही होगा ना, लोहे की रोड हो गई या कुछ भी हो गई, तो उसे आप क्या कर देना, 2-3 हफ्ते के लिए कहाँ छोड़ देना, आप उसे छोड़ देना किसी ऐसी खुली जगह पे, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, थोड़ी सी नमी हो, थोड़ा सा पानी हो, थोड़ा सी मिट्टी वगैरह, मतलब इस प्रकार से हो, उस जगह पे आप उनको क्या कर देना, लोहे को छोड़ देना, और उसी जगह पे आप क्या कर देना, बिल्कुल दबा के आप ना क्या कर देना, लोहे को भी दबा देना, और सोने को, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बोल रही मैं, कहीं आप मुझे गाली खिलवा रहे हो हैं, बोले कि भाई मैम ने बोला एक्सपेरिमेंट करना और आप अपने घर से सोना लेके और चले गए भाई, हैं, चले गए सोने लेके, रख दिया आपने, और दूसरे दिन दिख रहा सोना ही गायब हो गया। तो ऐसे काम नहीं करने, ठीक है, छोटा सा हल्का सा लेना एज अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रख देना, उसे छुपा के रख देना अच्छी तरीके से, दोनों को 1 महीने तक, या आप 10-15 दिन तक रख दो, ठीक है, खुले में रख देना, या अपने घर पे भी रख दो आप, यार घर पे रख देना आप, ठीक है, घर पे आप क्या कर देना, रख देना, एक साइड में छुपा के रख देना, वहां पे थोड़ा उसमें क्या डालते रहना, एक 2-3 दिन में हल्का पानी के छींटे मारते रहना। अब आप देखोगे ये कुछ समय बाद जो आपका लोहा है उसमें एक भूरे दार की पपड़ी बन जाती है, भूरे रंग की, ठीक है, भूरे रंग की क्या बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, और जो सोना है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपका लोहा है वो वायु के संपर्क में आके क्या हो जाता है, संचारित हो जाता है, ठीक है, वहां पे वो क्या करता है, वायु के संपर्क में आने पर जो लोहा है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बन जाता है, वहां पे आपका जंग बन जाता है। अभी हम रिएक्शन भी देखेंगे, उसका समीकरण भी देखेंगे। फिलहाल क्या है कि किसी धातु में क्या हो जाती है कि जब कोई धातु में मंद गति से होने वाली वह रासायनिक, ये क्या है कि किसी धातु में मंद गति से होने वाली रासायनिक क्रिया है जिसमें किसी धातु की बाहरी सतह पर विशिष्ट वातावरण, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में विशिष्ट वातावरण में जैसे नमी वाले स्थान में हो गया, ठीक है, के संपर्क में आने पर कलुषित या क्या हो जाता है आपके पास में, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रॉयड तो नहीं बोलेंगे यार इसे हम, ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना याद रखना कि वो क्या हो जाते हैं आपके पास में, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, क्षय होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, ठीक है। उदाहरण में आपके पास में क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगने की क्रिया हो गई, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या हो जाती है कि चांदी की सतह पर काला पड़ जाना। तीसरा आपके पास में क्या है कि तांबे की सतह में हरे नीले रंग की क्या बन जाती है, आपके पास में परत बन जाती है हरे नीले रंग की, ठीक है। या आपने अगर लोहा तांबा देखा होगा ना, अगर कोई तांबे के बर्तन में पानी पीता होगा, या तांबे का जो लोटा हो गया, या आपके पास में तांबे की जो बोतल है, तो उससे अगर किसी ने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखोगे, जब आप कुछ टाइम बाद अगर आपने बोतल को लोहे को ऐसे ही छोड़ दिया तो आपके कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो तांबे की बोतल ना बिल्कुल गंदी सी लगने लग जाती है, ठीक है, अगर किसी ने देखा होगा। तो वहां पे आपके पास में क्या हो जाता है कि यहाँ पे विशिष्ट वातावरण के दौरान यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, जो तांबा होता है, ठीक है, तांबा क्या होने लग जाता है, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, संचारित हो जाता है। क्लियर हुई इतनी बात आपको कि आपके पास में जो तांबा है वो क्या हो जाता है, संचारित होने लग जाता है, ठीक है, क्लियर, चलो, ठीक है, ये इतना याद रख लेना भाई कि आपके पास में ये एक धीमी रासायनिक गति है जो मंद मंद होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, जो आपके पास में कोई भी धातु है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, क्षय या नष्ट होने लग जाती है। चलो दूसरा इसके एग्जाम्पल भी देख लेना। उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगने की क्रिया भी इसका उदाहरण है, इसका अभी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है, चांदी की सतह क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। अगर किसी ने चांदी की पायल वगैरह देखी होगी तो अगर उसे कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैरों में छोड़ दो ना, उसकी सफाई ना करो, तो वो क्या बन जाती है आपके पास में, काली पड़ने लग जाती है, उसमें चमक नहीं रहती, ठीक है। और तो तांबे वाला अपने घर पे देख लेना, अगर कोई किसी के घर में तांबे का बर्तन वो होगा, लोटा होगा या कोई भी बर्तन होगा तांबे का, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे बहुत गंदा सा होने लग जाता है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि संचारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ठीक है, कि आपके जो संचारण है उनको प्रभावित करने वाले क्या है, कारक क्या है, ठीक है। तो धातु की क्रियाशीलता, सबसे पहला जो कारक है इसका वो क्या है, धातु की क्रियाशीलता। जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है उसके संचारण की
प्रवृत्ति क्या होती है उतनी अधिक होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी कम होती है उसके संचारण, ठीक है, उसकी संचारित होने की जो क्रिया है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, इससे आप कहाँ से याद रखोगे इसको, विद्युत रासायनिक श्रेणी से, कि आपके पास में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने ऊपर के स्थान होंगे वो कितने होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा अधिक उनकी क्रियाशीलता होगी उतनी जल्दी वो क्या हो जाएंगे, संचारित हो जाएंगे। और जितनी कम क्रियाशीलता होगी उतनी ही कम आपके पास में जो धातु है वो क्या हो जाएंगे, क्रियाशीलता उनका क्रम क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। या आप क्या बोलो, जितनी अधिक क्रियाशीलता उतनी जल्दी संचारित। ठीक है, और जितनी कम क्रियाशीलता उतनी कम क्या हो जाएगी, यहाँ पे संचारण की क्रिया होगी। आगे देखते हैं दूसरा कारक क्या है इसका, वातावरणीय कारक। ठीक है, कि आपके पास में सक्रिय वातावरण, जैसे आपके पास में क्या हो गया, H2O हो गया, ठीक है, जल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरा आपके पास में क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, H2S हो गया, ETC। ठीक है, ये उदाहरण है आपके पास में जो विशिष्ट वातावरण है। ठीक है, सक्रिय एक्टिव जो आपके पास में क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एक्टिव क्या है यहाँ पे आपके पास में, एटमॉस्फेयर। इसका भी रीजन है। ठीक है, में संचारण अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इनके अगर इनके यहाँ पे क्या होगी, इनकी उपस्थिति होगी तो वो संचारित उतनी ही जल्दी होंगे। क्लियर, कि अगर आपके पास में सक्रिय वातावरण H2O, SO2, CO2, H2S में संचारण अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, जबकि निष्क्रिय वातावरण इनएक्टिव एटमॉस्फेयर में आपका जो संचारण होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास में मंद गति में। क्लियर वीवर, ये भी इसका दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक देते हैं धातु की अशुद्धता। ठीक है, कि जिस धातु में अशुद्धि की मात्रा जितनी अधिक होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा उस धातु में क्या होगी, अशुद्धि की मात्रा होती है, उसमें संचारण उतना ही क्या हो जाएगा, आपके पास में अधिक हो जाएगा। किंतु शुद्ध धातु में संचारण की दर क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें अशुद्धता मिलाई है तो वो क्या होने लग जाएगी, उसमें उतनी जल्दी क्या हो जाने लग जाएगी, वो वायु के संपर्क में आने पर क्रिया करने लग जाती है और संचारित होने लग जाती है। क्लियर, क्या है आपके पास में, पहला धातु की क्रियाशीलता है, दूसरा आपके पास में क्या है, वातावरणीय कारक है, तीसरा आपके पास में क्या है, धातु की अशुद्धता। अब आप शॉर्टकट मत मानना कि आप केवल टॉपिक लिख रहे हो। ठीक है, केवल क्या जो मेन हेडिंग है वो लिख रहे हो, इनके अंदर का जो, ठीक है, यहाँ पे जो लिखवाया गया है आप उसको भी, जो पढ़ाया गया आपको उसको भी आप क्या कर देना, लिख देना। ठीक है, कि जितनी अधिक क्रियाशीलता होगी उतना अधिक क्या होगा, वो धातु संचारित होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास में एक्टिव एटमॉस्फेयर होगा तो संचारण होने की क्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। तीसरी चीज क्या है कि जितनी ज्यादा अशुद्धि की मात्रा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा धातु अशुद्ध होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, संचारण होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके पास में, संचारण की क्रिया विधि को समझाइए, तथा दूसरा क्या है, लोहे के जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, इसके निर्माण की क्रिया विधि भी समझाइए। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, लोहे का जो रासायनिक सूत्र है, जिसको पता है बड़ी फटाफट से बता दीजिए, किस किस को पता है कि लोहे के जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपके पास में। ठीक है, तो देखते हैं हम आपके पास में कि जो आपके पास में लोहे है, लोहे में संचारण की क्रिया विधि, ठीक है, कि लोहे में जंग लगने की एक गैल्वेनिक सेल के समान क्या है होने वाली यहाँ पे आपके पास में रासायनिक सेल है। अब आपको गैल्वेनिक सेल याद करना होगा। ठीक है, टाइम मशीन से थोड़ा सा पीछे चले जाओ फटाफट से, गैल्वेनिक सेल में आते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक क्या होता है आपके पास में कैथोड होता है। दो अलग अलग विद्युत अपघट्य होते हैं, एक होता है आपके पास में एनोड के रूप में, दूसरा होता है आपके पास में कैथोड के रूप में। फिर हम क्या करते हैं, आपके पास में जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में हम एनोड और कैथोड को शॉर्ट ब्रिज से तथा एक वोल्ट मीटर के द्वारा हम जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास में रासायनिक ऊर्जा में किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है आपका गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पे जो आपके पास में एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में, वो किस रूप में कार्य करता है, ऋणात्मक रूप में कार्य करता है। और जो आपका कैथोड होता है वो धनात्मक रूप में क्या करता है, कार्यरत होता है। दूसरी चीज आपके पास में जो एनोड होता है वो ऑक्सीडेशन होता है एनोड में, और जो आपका कैथोड होता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल भी हमने रिवाइज कर लिया। इसलिए इस क्रिया को, ठीक है, इस क्रिया में लोहे की सतह पे एक एनोड की भांति जल की परत कैथोड की क्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या बोला गया है कि आपके पास में जो लोहे की सतह पर एनोड की भांति, अब एनोड की भांति हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे जल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में लोहे की सतह में, ठीक है,
क्या होगा आपके पास में, क्या होगा यहाँ पे आपका, लोहे की सतह, ठीक है, लोहे की सतह में। अब लोहे की सतह हमारा किस रूप में है, यहाँ पे एनोड के रूप में, लिख लो एनोड, एज एनोड, एनोड के रूप में। अब आपके पास में एनोड के रूप में क्या होगा, यहाँ पे बोला गया आपका एनोड के रूप में क्या है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब एनोड के रूप में आपके पास में कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे आपकी जो समीकरण बनेगी वो बनेगी Fe, आयरन की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, लोहा है, तो लोहा संचारित कौन होगा आपके पास में, लोहा होगा। तो यहाँ पे जो जैसे आप करते थे ना जिंक में, तो जिंक में आपके पास में क्या होता था, Zn होता था, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, यहाँ पे त्याग होता था। तो यहाँ पे आपका क्या होता था, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग। एज इट इज आप किस में करोगे, Fe में करोगे, आयरन में। यहाँ पे भी आपके पास में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, त्याग होगा। तो यहाँ पे आप लिख देना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब दूसरी चीज इसने क्या बोला है कि जल की परत में, ठीक है, कि आपका क्या है, जल की परत में कैथोड क्रिया में संपन्न होती है। अब यहाँ पे कैथोड के रूप में आपका क्या क्या आ जाएगा, जल की परत आ जाएगी, ठीक है। तो लिख लो आप यहाँ पे जल की परत, ये आ जाएगी आपकी किस रूप में, कैथोड रूप में, ठीक है। और यहाँ पे जल की रिएक्शन किसके साथ में होगी आपके, होगी यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में, तब यहाँ पे आपके हो जाएगा H2O, ठीक, H2O। और आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में देखो आपने पढ़ा था ना, आपके पास में क्या क्या होता है, आपका क्या होता है, H2O होगा, दूसरी चीज आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपके पास में एक्टिव जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें आपके पास में क्या होता है, H2O होता है, दूसरा आपके पास में SO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, H2O लेंगे, दूसरा हम यहाँ पे क्या लेंगे, CO2 लेंगे, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तब आ जाएगा आपके पास में ये बनेगा H2CO3। क्लियर भी बात, ये होता है आपके पास में कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब जब आप इसका आयनन करोगे, ठीक है, तो इसका आयनन होगा आपके पास में H2CO3, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, ठीक है, आयनन होगा। तो ये बनेगा आपके पास में 2H+, और यहाँ पे आपके पास में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास में CO3, ठीक है, CO3 2-। क्लियर भी बात यहाँ पे। इसका जब यहाँ पे लिख भी देना, स्पेस की कमी के कारण मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, यहाँ पे क्या होगा, जल की परत का आयनन, या आप क्या लिखोगे यहाँ पे कार्बनिक एसिड का आयनन, ठीक है। तो H2CO3 उत्क्रमणीय अभिक्रिया है 2H+, और यहाँ पे आपके पास में एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। धनात्मक में आपके पास में हाइड्रोजन आ जाएगा, ऋणात्मक में आपके पास में क्या आ जाएगा, CO3 2- आ जाएगा। क्लियर भी बात। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, कैथोड के रूप में, ठीक है। अब आपका आएगा यहाँ पे कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में, ठीक है। अब कैथोड के रूप में कौन सी होगी आपके पास में, हाइड्रोजन वाली होगी। तो ये आएगा आपके पास में 4H+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, प्लस हम इसमें किसका कर रहे हैं, कैथोड में हमने क्या लेना है, जल लेना है ना, जल ही ले रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा O2। क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फिर 2H2O, 2H2O, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके पास में 2H2O, ठीक है। एज इट इज हम किसके, अब क्या करेंगे, हम सेल रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा,
अब हम लेंगे यहाँ पे आपके पास में आयरन, ठीक है, आयरन लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, आयरन की क्रिया कराएंगे हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में एज इट इज। तो ये यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, Fe2+, ठीक है, या आप इसमें क्या ले लो, 4 ले लो आप, चलो उसे बाद में ही बैलेंस कर लेंगे फिर, ठीक है। Fe2+ और यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण किया जाएगा, और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 3O2, ये बनेगा आपके पास में 2Fe2O3, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे 8, ठीक है, 4 × 2 8 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण किया जाएगा, और 3 O2, तो ये बन जाएगा आपके पास में। अगर आप इसे देखोगे तो ये आपके पास में क्या है, बैलेंस है। क्लियर भी बात। अब आपको क्या करना है, 2Fe2O3 की क्रिया किसके साथ में कराओगे आप, किसके साथ में, इंटू आपके किसके साथ कराओगे, XH2O के साथ में, ठीक है। यही होता है आपके पास में जंग का सूत्र, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिख देना, Fe2O3 प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा, XH2O। और जब आप रिएक्शन करोगे तब जब इसमें उत्पाद के रूप में क्या आ जाएगा आपके पास में, Fe2O3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास में, XH2O। थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देना इसको, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास में 2H2O, ठीक है। आई बात समझ में किस प्रकार से आपकी रिएक्शन हुई। क्या था यहाँ पे आपके पास में कि अगर आपके पास में पूछा गया संचारण की क्रियाविधि को समझाइए, या क्वेश्चन आपके पास में दूसरा किस प्रकार से पूछा जाएगा कि लोहे का जंक का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। अगर आपको केवल जंक का सूत्र पूछा गया, वो आपको 1 नंबर में पूछेगा, वो आ गया आपके पास में Fe2O3.H2O, XH2O, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्रियाविधि पूछी गई है, तो आपको मैकेनिज्म लिखनी होगी। तो क्या है आपके पास में, लोहे में जंग लगने की क्रिया गैल्वेनिक सेल की तरह है। गैल्वेनिक सेल में आपको पता है एज एनोड आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है, ठीक है। एनोड आपको पता ही ऑक्सीडेशन में होता है। दूसरी चीज आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है, वो उसमें एनोड आपका किसके रूप में कार्य करता है, ऋणात्मक के रूप में कार्यरत होता है। और जो आपके पास में जो कैथोड होता है, वो होता है आपके पास में धनात्मक रूप में। और अगर हम बात करें विद्युत अपघटनी सेल की, तो आपका जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वो इसका अपोजिट होता है। वहां पे आपके पास में जो एनोड होता है वो धनात्मक के रूप में कार्यरत होता है, और जो आपके पास में कैथोड होता है वो ऋणात्मक के रूप में कार्यरत होता है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना, जो आपका एनोड होगा वो हर दशा में क्या होगा, मतलब हर जगह पे वहां पे आपके पास में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगी। एनोड में ऑक्सीडेशन ही होती है, और जो आपके पास में कैथोड होता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। बस केवल डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि एनोड को कब आप धनात्मक रूप में लोगे, कब आप ऋणात्मक रूप में लोगे। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि आपका जब एनोड किस रूप में होगा, जब वो गैल्वेनिक सेल में होगा तब वो किस रूप में कार्य करेगा, ऋणात्मक के रूप में। और जब आपके पास में जो एनोड है वो विद्युत अपघटनी सेल में होगा, तब वो वहां पे आपके पास में धनात्मक रूप में कार्य करेगा। इसको अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर लेना, बिठा देना, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि गैल्वेनिक सेल की तरह ये क्या कर रहा है, कार्य करता है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जो आपके पास में लोहे की सतह पे, ठीक है, अब हमने क्या करा है, यहाँ पे लोहे की सतह में आपके पास में एनोड रूप में लिया तो लोहा आएगा, आयरन आया, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका आयरन होता है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। तो तब यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो जब इसको यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इसका मतलब ये क्या होगा, एनोड के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या बोला गया है कि आपका जो जल की परत है वो किस रूप में कार्य करेगी, कैथोड के रूप में, ठीक है। तो हमने जल की परत ली, ठीक है, वो किस रूप में होगी आपके पास में, किस रूप में होगी, कैथोड के रूप में। तो यहाँ पे आपके पास में रिएक्शन किस प्रकार से हुई, H2O प्लस आपका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना आपके पास में कार्बनिक एसिड, वो उसका फॉर्मूला होता है H2CO3। क्लियर। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे H2CO3 का क्या करा, आयनन करा। तो आप इसको लिख लेना, कार्बनिक एसिड का आयनन। आयनन किस प्रकार से हुआ, जो आपका हाइड्रोजन है वो धनात्मक रूप में क्या होगा, विभक्त होगा, और जो आपके पास में CO3 है,
ठीक है, वो किस रूप में कार्य विभक्त होगा आपके पास में, ऋणात्मक रूप में। आपको पता है ना, आयनन होने पे विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा, आपके पास में कैथोड के रूप में लिया। कैथोड के रूप में आपका क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, अब हमने क्या बनाना था, यहाँ पे जल बनाना था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में कैथोड के रूप में क्या था, जल की परत थी, तो हमने क्या बनाना था, यहाँ पे जल बनाना था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन लिए। हाइड्रोजन को अब आपने यहाँ पे क्या करा, हम O को तो ऐसे ले नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, O2 लिया। अब हम H को लिया हमने। अब आप याद रखो कि आपके पास में जो हाइड्रोजन है उसे आपने बैलेंस भी तो करना है, तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, 4H प्लस, जब आपके पास में 4 हाइड्रोजन में कितने आ जाएंगे, 4 क्या होंगे, यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव वो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो ग्रहण करने वाला भी चाहिए उसे। तो ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2, और 2 यहाँ पे कितने चाहिए उसको, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ग्रहण करने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, O2, तब ये क्या बना आपके पास में, 2H2। क्लियर। फिर आपने क्या करा यहाँ पे कि जो आयरन था, आयरन को भी हमने बैलेंस करा और किसके साथ में क्रिया करा दी, आपके पास में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करा दी, तब यहाँ पे बना आपके पास में 2Fe2O3। क्लियर। फिर हमने जो आपके पास में Fe2O3 थी, इसकी क्रिया हमने किसके साथ में करा दी, XH2O के साथ में, तो यही बन गया आपके पास में जंग का सूत्र। क्लियर हुई बात। तो आपने क्या करना है, एक बार फटाफट से इनको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ईंधन सेल देख लेना है, ईंधन सेल क्या होता है आपके पास में। ठीक है, और ईंधन सेल के उपयोग भी पढ़ लेना आप एक बार अच्छे से। दूसरी चीज यहाँ पे उसके जो कारक है, सॉरी जो संचारण है, ठीक है, संचारण पढ़ लेना, उदाहरण देख लेना। संचारण को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं आपके पास में, एक होता है धातु की क्रियाशीलता, वातावरणीय कारक, तीसरा होता है आपके पास में धातु की अशुद्धता। क्लियर हुई बात। चौथी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई कि संचारण की क्रियाविधि। तो ये आपने आज अच्छे तरीके से क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। थोड़ा सा हम कल देखेंगे आपके पास में, कल इस चैप्टर का, इस यूनिट की आपके पास में क्या होगी, लास्ट वीडियो बनेगी। ठीक है, जिसके लिए आपको बेसब्री से था इंतजार। ठीक है, सब पूछ रहे थे ना कब होगी खत्म, कब होगी, तो फाइनली आपके पास में कल या परसों में, हाँ परसों भी लग सकता है, कल या परसों में ये यूनिट जो है वो पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे आपके पास में अल्कोहल, फिनोल। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उनको याद कर लेना है। जैसे आपके पास में अल्कोहल का सूत्र हो गया, फिनोल का सूत्र हो गया, इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे अपनी तरीके से भी थोड़ी सी क्या कर लेनी है, मेहनत करनी है और थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।